नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला भी चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 और 1937 के चुनाव जो कांग्रेस वाला हुआ था और उन प्रांतों में कांग्रेस के जो शासन हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए पहले पढ़ाई करते हैं, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भारत सरकार अधिनियम की बात करते हैं 1935 की। उसमें क्या हुआ था कि 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम 1935 का अधिनियम था। ठीक है, यह भारतीय प्रशासन में अधिक भारतीय भागीदारी तथा संवैधानिक सुधारों की बढ़ती मांग का परिणाम था। यह अधिनियम भारत के वर्तमान संविधान की कई व्यवस्थाओं का आधार बना। मैम ने आपको पहले भी बताया है कि अभी जो हमारा संविधान बना है उसमें जो 395 आर्टिकल्स हैं उसमें से लगभग 200 आर्टिकल्स इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसकी जब नींव रखी जा रही थी वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 था। उस समय अम्बेडकर जी वहीं पे थे और कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। फिर भी इसको आधार बनाया गया, संविधान सभा ने आधार बनाया क्योंकि हमें जल्दी से संविधान तैयार करना था और इसके कई सारे प्रावधान ऐसे थे इस अधिनियम में जो सटीक और सही बैठते थे हमारे देश के लिए, तो कांग्रेस ने उसका सहारा लिया। ठीक है, आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो किन घटनाओं का परिणाम था उसको जानते हैं। तो पहले तो भारतीय नेताओं द्वारा उत्तरदायी सरकार की मांग की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में भारत का ब्रिटेन को समर्थन था। संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई और भारतीयों की प्रशासन में अधिक भागीदारी है इसकी मांग की गई थी। सब कारण बना था इस अधिनियम को आने का। यह अधिनियम किन आधारों पर बना? तो पहले तो साइमन आयोग आया था 1927, उसकी रिपोर्ट तीनों गोलमेज सम्मेलन में बताया आपको 30, 31 और 32 उसकी सिफारिशें जो थी, और 1933 में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था ब्रिटेन में उनके, और संयुक्त चयन समिति की एक रिपोर्ट आई, उसके तहत ये अधिनियम 1935 का बनके सामने आया। अब है अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं को जान लेते हैं। तो पहला तो अखिल भारतीय संघ, ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रस्ताव दिया गया। संघ कभी भी अस्तित्व में आया नहीं क्योंकि रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। ठीक है, शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया? तो संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय में 54 और समवर्ती में 36 विषय डाले गए। अवशिष्ट विषय जो थे उसकी शक्तियां वायसराय को दी गई। आज के समय में भी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्या था विशेषता। तो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1919 के अधिनियम की द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त की गई। प्रांतों को स्वायत्त प्रशासनिक इकाई बनाया गया। 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था उसमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। इसमें क्या हुआ, प्रांतों की को स्वायत्तता समाप्त की गई, व्यवस्था समाप्त, द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई और प्रांतों को स्वायत्त प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हुई लेकिन राज्यपाल के पास विशेष शक्तियां बनी रही। मंत्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। पॉइंट है जो प्री में पूछता है कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। 1919 में लाया गया था, 1935 में समाप्त किया गया। ठीक है, अब जो द्वैध शासन है वो केंद्र में ले आया गया था। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। उसमें क्या होता है, द्वैध शासन में विषयों का विभाजन होता है। कैसे? तो जो आरक्षित विषय हैं, रक्षा, विदेश मामले, जनजातीय क्षेत्र, धार्मिक मामले, इसका नियंत्रण गवर्नर जनरल के पास था। और जो स्थानांतरित विषय होते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर संचालित होते हैं, उसको दिया गया इनके पास, नीचे प्रांतों के पास। तो 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आया, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आया। ये आपको ध्यान से समझना है। अगली जो है विशेषता वो क्या है, तो द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में 2 सदन बनाए गए, संघीय सभा और राज्य परिषद। अभी भी लोकसभा और राज्यसभा है। ठीक है, प्रांतों में 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। विधानसभा विधान परिषद जो बंगाल है, बम्बई है, आपका मद्रास है, बिहार है, असम है, संयुक्त प्रांत है। ठीक है, यूपी जिसे बोलते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कैसे किया गया? तो अलग निर्वाचन मंडलों का विस्तार किया गया। प्रतिनिधित्व किसको दिया गया? मुसलमानों को, SC अनुसूचित जातियां, महिलाएं और श्रमिकों को। ठीक है, मुसलमानों को संघीय विधानमंडल में 33%, 1/3, 1/3 प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। ये अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते
लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना का प्रावधान इसी में हुआ था। स्थापना वर्ष 1935 था। आरबीआई की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने स्टार किया है इसको। पीएससी लोक सेवा आयोग स्थापना का प्रावधान इसी में आया। संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग और साथ में संयुक्त लोक सेवा आयोग, दो राज्यों का एक साथ होगा, वो भी इसी में आया था। संघीय न्यायालय की बात होती है, स्थापना 1937 में, बाद में यही सुप्रीम कोर्ट का आधार बना। और संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई है, 1935 के अधिनियम के तहत हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। मताधिकार की बात करते हैं, मतदान अधिकार 3% से बढ़कर 14% कर दिया गया। और क्षेत्रीय पुनर्गठन, ये पुनर्गठन यहाँ पर न लगा लीजिएगा, पुनर्गठन इस अधिनियम के तहत सिंध को बंबई से अलग किया गया, बिहार और उड़ीसा अलग हुए, और बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया। बर्मा भी पहले भारत का हिस्सा था, ये बर्मा, पाकिस्तान, ये सब। अधिनियम का महत्व क्या रहा? उत्तरदायी शासन की दिशा में बड़ा कदम था यह। 1919 के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। विकेंद्रीकरण किया गया, केंद्र की शक्तियां कम हुई, प्रांतों को अधिक अधिकार मिले। वर्तमान संविधान का आधार बना ये अधिनियम, मैं बता चुका हूं कई बार पहले। कई प्रावधान बाद में संविधान में शामिल हुए, जैसे संघीय व्यवस्था, 3 सूचियां, लोक सेवा आयोग, आरबीआई, संघीय न्यायालय। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई, पहली बार प्रांतों को वास्तविक प्रशासनिक अधिकार दिए गए। ठीक है। अधिनियम की आलोचनाएं की गई, कैसे हुआ? तो राज्यपाल एवं गवर्नर जनरल की अत्यधिक शक्ति बढ़ा दी गई और स्वायत्तता केवल नाम मात्र की थी। ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला, अलग निर्वाचन व्यवस्था होने के कारण विभाजनकारी राजनीति को मजबूती मिली, और परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन आगे चल के 1947 में। कठोर संविधान, संविधान का अधिकार भारतीयों के पास नहीं था, केवल ब्रिटिश संसद संशोधन कर सकती थी। ये कैसी विडंबना थी उस समय। और लोकतांत्रिक भावना का अभाव था, रियासतों को अत्यधिक महत्व दिया गया था। संघीय व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, इस वजह से नहीं हो सकी। और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी? कांग्रेस ने इस अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था। उसने मांग करी, कांग्रेस ने, कि व्यस्त मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाए। बहुत अच्छे। और नेहरू जी ने 2 चीजें बोली थी, एक तो यह कि यह बिना इंजन वाली, 1935 के बारे में, यह बिना इंजन वाली लेकिन मजबूत ब्रेक वाली मशीन है, और दूसरा यह गुलामी का चार्टर है। ठीक है। इस समय 1935 को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 1937 का चुनाव एवं प्रांतों में कांग्रेस का शासन। तो 1937 के भारत शासन अधिनियम, 1937 के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आयोजित बड़े प्रांतीय चुनाव थे। इन चुनावों के माध्यम से पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कई प्रांतों में शासन चलाने का अवसर मिला। इसे ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट का प्रयोग भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा जो हुआ था, उसके बाद बहस जो हुई, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वापस लेने के बाद कांग्रेस के सामने यह प्रश्न था कि आगे की रणनीति क्या होगी। तो उसमें 3 विचार सामने आए थे। पहला कि रचनात्मक कार्य करना है, तो समर्थक थे उसके इस बात के राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनका उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण, ग्राम विकास और सामाजिक सुधार। दूसरा था संवैधानिक रूप से संघर्ष करना, जिसके समर्थक थे M.A. अंसारी, अरुण आसफ अली और भूला भाई देसाई, BC रॉय, और इनका उद्देश्य था चुनाव लड़कर अंग्रेजों को चुनौती देना। ठीक है। तीसरा जो विचार था वो था आंदोलन जारी रखने का विचार, जिसके समर्थक थे नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस। इसका उद्देश्य था सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखना। आगे क्या है कि गांधी जी के दृष्टिकोण को देखते हैं। गांधी जी बोलते हैं कि गांधी जी किसी एक पक्ष को थोपना नहीं चाहते थे, कोई भी चीज। उन्होंने सभी को अपने अपने तरीके से कार्य करने की स्वतंत्रता दे दी। मई 1934 में AICC और इंडिया कांग्रेस कमेटी के चुनाव संचालन हेतु संसदीय बोर्ड का गठन किया गया। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या था उस समय? क्या चुनाव लड़ना 1935 के अधिनियम को स्वीकार करना माना जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्रावधान थे। दुविधा यह थी कि कांग्रेस पहले ही 1935 के अधिनियम का विरोध कर चुकी थी। अब वो अगर मान लेती कि चलो चुनाव लड़ा जाए, तो ऐसा लगता कि उसने विरोध बेकार किया था। लेकिन चुनाव में भाग लेना राजनीतिक रूप से लाभदायक भी था। अंततः कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। अब कांग्रेस का होता है लखनऊ में अधिवेशन 1936 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस चुनाव लड़ने का निर्णय लेती है, पद ग्रहण करने का निर्णय टाल दिया गया, समाजवादी लक्ष्यों को स्वीकार किया गया, 1935 के अधिनियम को अस्वीकार किया गया, और 1936 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये मैंने पहले भी यहाँ पर बताया हुआ है। अब 1937 हेतु जो चुनाव हुआ, उसके हेतु कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, जो आज भी पार्टियां जारी करती हैं, उस समय क्या था?
तो राजनीतिक वादे क्या किए गए कि नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाएगी और किसानों पर अत्याचार समाप्त किया जाएगा। आर्थिक वादे क्या किए गए, जीवन स्तर सुधारा जाएगा, काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे और श्रमिकों को यूनियन बनाने का अधिकार दिया जाएगा। और सामाजिक वादे किए गए, अस्पृश्यता का निषेध किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा और खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब 1937 का जब चुनाव हुआ तो टोटल 11 प्रांतों में हुआ। तो उसमें कैसे चुनाव हुआ ये देखिए। तो चुनाव 11 प्रांतों में हुए, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस किसी न किसी तरह सरकार बनाती है। तो चुनाव जो हुए वो मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम, बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हुआ। कांग्रेस का प्रदर्शन क्या रहा, टोटल सीट थी 1161 कांग्रेस जीती 716, 1161 में 716। डेटा एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, मैं भी करूंगा दोबारा से। कांग्रेस को 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, 4 प्रांतों में सबसे बड़े पार्टी बनी और पंजाब और सिंध में प्रदर्शन का कमजोर रहा। पद स्वीकार करने का प्रश्न क्या था। मार्च 1937 में एआईसीसी की बैठक हुई और इंडिया कांग्रेस कमेटी की। निर्णय क्या था, 100 शर्त स्वीकृति, अगर शर्तों के साथ स्वीकार किया जाएगा तो पद स्वीकार करेंगे। प्रस्तावक थे राजेंद्र प्रसाद और शर्त यह थी कि राज्यपाल मंत्रालयों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देखिए यहीं पर एक घटना घटती है बिहार के संदर्भ में, अगर देखें तो राज्यपाल क्या, यहाँ पे क्या था कि सरकार तो बन जाएगी लेकिन सारी शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। तो बिहार में कांग्रेस ने बोला हम सरकार नहीं बनाएंगे और यूनुस खान की सरकार बनती है, क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी वही थी। ये मैंने डिटेल से पढ़ाया बीपीएससी वाले स्पेशल सीरीज में। लेकिन बाद में फिर ये लोग सरकार में शामिल हो जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, ठीक है। विरोध करने वाले नेता थे जयप्रकाश नारायण, सदानंद सरस्वती, एनजी रंगा। इनका मानना था कि इससे साम्राज्यवाद को वैधता मिलेगी। फिर होता है फैजपुर अधिवेशन 1937। विशेषता क्या थी, यह पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और इसकी मुख्य मांग थी संविधान सभा का गठन करना। कृषि कार्यक्रम की बात कर गई इसमें। इस फैजपुर अधिवेशन में लगान में 50% की कमी की जाए, अलाभकारी जोतों को कर से छूट मिले, सामंती कर समाप्त किया जाए, सहकारी खेती को बढ़ावा दिया जाए और किसान संगठन को मान्यता दी जाए। मैंने यहाँ पे अलग से ये पढ़ाने की कोशिश करी है क्योंकि ये इससे मिलता जुलता मुझे टॉपिक लगा, फैजपुर अधिवेशन 1937। अब कांग्रेस मंत्रालय की बात करते हैं। तो 1937 से 39 में जो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई, उसमें किस प्रांत के कौन प्रधानमंत्री थे उनको देख लीजिए। तो बॉम्बे के बीजी खेर, संयुक्त प्रांत के गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत कॉलेज भी है, मद्रास के सी राजागोपालाचारी, बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा बाद में आ गए थे सरकार में, उड़ीसा के हरे कृष्ण मेहताब, मध्य प्रांत के डॉक्टर खरे और NWFP के खान साहब। ये साथ ही हैं। 8वां असम था, मैंने लक्ष्य लिख दिया यहाँ पर। ये सर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उसमें चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। कांग्रेस मंत्रिमंडलों की उपलब्धियां क्या रही, जो वादा किया उन्होंने निभाया कि नहीं, देखते हैं। नागरिक स्वतंत्रता, प्रेस पर लगी पाबंदी हटाई गई, राजनीतिक कैदी रिहा किए गए, नजरबंदी आदेश समाप्त किए गए। ये तो उनके घोषणा पत्र में भी था। किसानों के लिए किराएदारी कानून बनाए गए, सिंचाई सुविधा बढ़ाई गई, साहूकारों को सुरक्षा दी गई। श्रमिकों के लिए एआईसीसी ने और इंडिया कांग्रेस कमेटी ने श्रमिक कार्यक्रम शुरू किए, सवैतनिक अवकाश दिया गया, रोजगार बीमा, न्यूनतम मजदूरी, ट्रेड यूनियन की मान्यता दी गई। ये उनके एजेंडे में था। रचनात्मक कार्यक्रम क्या हुआ, शराबबंदी अभियान, खादी को बढ़ावा, ग्राम उद्योगों का विकास और अस्पतालों का विस्तार। ये और ये खादी और ग्राम उद्योग, ये दोनों उनके एजेंडे में था, मैनिफेस्टो में था। मंत्रियों के वेतन में कटौती की गई, मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई, आदिवासी कल्याण कार्यक्रम, जेल सुधार और आर्थिक सर्वेक्षण किए गए। इस तरह के काम कांग्रेस के मंत्रालयों ने किए। ये उनकी उपलब्धियां उस समय। अब कमियां क्या रही, तो नागरिक स्वतंत्रता, बंबई में वामपंथियों पर सीआईडी का उपयोग किया उन्होंने उस समय। सोचिए, किसान सुधार समिति सीमित रहे, जमींदारों का प्रभाव बना रहा। श्रमिक आंदोलन, कई बार धारा 144 लगाई गई। मुस्लिम लीग से दूरी, बंगाल और असम में गठबंधन नहीं हो पाया और अल्पसंख्यक विवाद, मुस्लिम लीग की पीरपुर समिति ने भेदभाव के भी आरोप लगाए थे। अब इस्तीफा दे दिया था 1939 में मंत्रिमंडल सारे, जहां जहां कांग्रेस के थे। क्यों दिया था, कारण क्या था, लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने कांग्रेस से बिना सलाह लिए भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल करने की बात कर दी थी, इसलिए सारे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। परिणाम क्या हुआ, नवंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि मुस्लिम लीग जहां जहां लड़ी थी, सब जगह चुनाव हार गई थी, तो अभी इस्तीफा हो गया 2 साल बाद, तो इन्होंने बोला कि अब डे ऑफ डिलीवरेंस है हमारे लिए, तो ये मुक्ति दिवस है।
ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, नवंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में किसने मनाया था? मुस्लिम लीग ने। क्यों मनाया था? क्योंकि मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था सारे कांग्रेस के सरकारों ने। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं वर्धा शिक्षा योजना। ठीक है, उसी समय की बात है। इसकी विशेषताएं क्या थी? 7 वर्ष की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक व हस्तकला प्रशिक्षण। वर्धा शिक्षा योजना का मुख्य आधार कार्य आधारित शिक्षा था। इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हम इसकी पीवाईक्यू की बात करेंगे। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुए 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कितने प्रांतों में प्राप्त हुआ? तो 6 प्रांतों में। ठीक है, 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल को कितने महीनों तक शासन किया था? तो उन्होंने शासन किया था 28 महीने तक। 39 में इस्तीफा देने तक कांग्रेस ने 28 महीनों तक कार्य किया था। 1937 के 1937 के प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था? पंजाब में। पंजाब और सिंध में नहीं मिला था, मैंने पहले पढ़ाया है। 1937 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, किन प्रांतों में सरकार बनाने में सफल नहीं रही थी? पंजाब, बंगाल और सिंध। ठीक है, 1937 के चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस में गठित कांग्रेस सरकार के में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? रफी अहमद की दुबई। ज्यादा हो गया प्रश्न, फिर भी आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ये आपको यूपी पीसीएस में पूछा गया हो, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या थी? प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना। ठीक है, अब मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के औपनिवेशिक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए एक ढांचे के रूप में कार्य किया, लेकिन इससे भविष्य के स्वतंत्र भारत के संवैधानिक विकास की भी नींव पड़ी। आलोचनात्मक, देखिए इसमें आपको, चूंकि यूपीएससी का प्रश्न है, आलोचनात्मक परीक्षण करने पर जो है उस पर जोर देना है। दूसरा है 1935 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान चर्चा कीजिए, मैंने पीछे बताया है। बताइए प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत कैसे हुई, ये भी मैंने पीछे बताया, स्टेट पीसीएस पूछा गया प्रश्न है। ये सारे ही वैसे ही प्रश्न है। अखिल भारतीय संघ, आप देखो यहाँ पे ये भी प्रांतीय चुनाव का विश्लेषण कीजिए 1937 का, और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस को सत्ता स्वीकार करने के पीछे कारणों और बहसों, मतलब वो कैसे राज्यपाल अगर ऑब्जेक्शन करेगा किसी चीज़ पे तो हम सत्ता स्वीकार नहीं करेंगे, बाद में स्वीकार किया, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है इसमें से। ठीक है, मंत्रिमंडलों के रूप में कांग्रेस का सत्ता में आना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अब हमारी खुद के लोग अगर सरकार चलाएंगे तो किस तरह से चलाएंगे, वो सब आपको इसमें लिखना है। तो इस तरह से हमने जो प्री और मेंस के लिए जो टॉपिक सारा समाप्त किया है, उसकी आप तैयारी रिटन में भी कीजिएगा। आप प्रश्नों का उत्तर खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा, और आगे मैंने जो वादा किया है वो मैं पूरा करूँगा। जब सिलेबस कंप्लीट होगा पूरा प्री और मेंस का, तो मैं आपको अलग से पीडीएफ भी रेडी करके दूंगा, और मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग वहाँ से भी कर पाओगे। तो दोस्तों लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, जो चैनल है उसका नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। इस चैनल पे आपको प्री और मेंस की तैयारी, पीसीएस की, अदर पीसीएस कोई भी हो, बीपीएससी की, यूपीएससी की, बिहार का तो कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा, टीआरई, कोई भी एग्जाम हो, सबकी तैयारी कराई जाती है एक साथ, प्री मेंस की। साथ में प्री और मेंस के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आप एक टॉपिक को एक ही जगह पर समाप्त करके आगे बढ़ें। अगले वीडियो में हम दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो राष्ट्रीय प्रतिरोध बढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे, और उसमें हम फॉरवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस का क्या रुख रहा, पाकिस्तान की मांग कैसे शुरू हुई, अगस्त प्रस्ताव क्या रहा, व्यक्तिगत सरकार का क्या, क्रिप्स मिशन क्या हुआ, ये सारे टॉपिक पर अच्छे से चर्चा करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी में लंबे वीडियोस तो आपको देखने पड़ेंगे, कंटेंट पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप सफल होंगे। तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल का नाम है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आपका अपना चैनल है, फ्री में सारे कंटेंट मैं अवेलेबल कराता हूँ। और अगले वीडियो में मिलेंगे, अभी तक के लिए आपका धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।